तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जो कि सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी। इस मूवी का नाम है कैम्बांग कैंटल और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है 825 फॉरेस्ट रोड को, जो कि एक काफी बेहतरीन शडर हॉरर मूवी है। इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कॉमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक सीन को दिखाते हुए जहां पर हम खून से लथपथ एक अजीब सी लेडी को देखते हैं जो कि तनिया नाम की एक बच्ची को अपनी गोद में लेकर लोरी गाकर सुला रही थी। खैर अब हम देखते हैं मिस रत्ना को जो कि एक ऑर्फनेज चलाती है जहां पर ढेर सारी अलग अलग ऑर्फन बच्चियां रहती हैं, जिसमें एक का नाम है तनिया, यानी कि वही शुरुआत वाली बच्ची। अब तनिया यहाँ पर बहुत शांत सी सहमी सी रहने वाली बच्ची है जिसे कोई दूसरी बच्ची अपने साथ खेलने नहीं देती, कोई उससे बात तक नहीं करता और वो मोस्टली अकेले ही रहा करती। अब एक दिन एक कपल ऑर्फनेज के अंदर बच्ची अडॉप्ट करने आते हैं और एक मीटिंग कर निकल जाते हैं। हम तनिया को देखते हैं जो कि अकेली बैठी हुई थी, जिसे मिस रत्ना दूसरी बच्चियों के साथ खेलने के लिए कहती है। लेकिन उन बच्चियों में एक नीना नाम की लड़की भी थी जो कि उसकी इंसल्ट करती है और सबसे बड़ी बात कि वो उसे अपने साथ खिलाने तक के लिए मना कर देती है। और आप जानते ही हो कि बच्चों के अंदर ऐसा होता ही है, सबके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और कई बच्चे किसी के साथ नहीं खेलते। एनीवेज अब तनिया सैड हो जाती है, लेकिन मिस रत्ना सभी को समझाती है कि उन लोगों को उसे अपने साथ खिलाना होगा। खैर अब सभी हाइड एंड सीक खेल रहे थे, यानी कि लुका छुपी खेल रहे थे और बाकी बच्चियां तनिया को अपने साथ छुपने नहीं दे रही थी, तो वो असल में दूर विंडो के पास जाकर छिप जाती है। खैर अब नीना सबको ढूंढ लेती है और जब वो तनिया को ढूंढने विंडो के पास आती है कि तभी एक हाथ उसको पकड़ लेता है और बहुत जोर से खिड़की से नीचे फेंक देता है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा घायल हो गई थी। सभी बच्चियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं और देखती हैं कि विंडो पर तनिया खड़ी हुई थी, तो सब बोलती हैं कि उसने ही ऐसा किया होगा, उसने ही नीना को नीचे फेंका। अब मिस रत्ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो नीना को तुरंत ही हॉस्पिटल भेजकर तनिया के रूम में जाती है, उसे संभालती है कि वो दुखी ना हो और ये बस एक हादसा था जिसके अंदर उसकी कोई गलती नहीं है। खैर अब वो उसका हाथ देखती है जिस पर एक बड़ा सा अजीब सा घाव था और अब वो उसको कंसोल करके हक करने लगती है कि तभी हम दरवाजे पर उसी खून से लथपथ लेडी की स्पिरिट को देख पाते हैं जो कि हर पल तनिया के पास ही रहा करती और उसके अलावा कोई उसे देख भी नहीं सकता था। खैर अब रात को सभी खाने के टेबल पर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बाकी लड़कियां तनिया को अपने साथ खाना खाने से मना कर टेबल छोड़कर चली जाती हैं। खैर अगले दिन ऑर्फनेज के अंदर मिस्टर एंटोन और मिसेस सिस्का आती है जो कि तनिया से थोड़ी बहुत बात करते हैं, लेकिन वो जल्दी ओपन अप नहीं होती और जब वो उसका घाव देखते हैं तो वो अपने घाव को भी छुपा लेती है। खैर अब रत्ना उसे दोनों से इंट्रोड्यूस कराती है कि दोनों ने उसे अडॉप्ट कर लिया है, जो कि उसे लेकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब तनिया को रहने के लिए एक नया घर मिल चुका था और ऐसे करते करते एक महीना बीत जाता है। खैर एक महीने के बाद एंटोन की बहन अलीसा उनके घर रहने आती है जो कि एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस है और उसे एक थिएटर प्ले के अंदर रोल भी मिला था। खैर अब अलीसा अपने रूम में आराम करने चली जाती है, लेकिन तभी उसे रूम के बाहर कोई परछाई घूमती हुई नजर आती है। वो इस चीज को चेक करने के लिए रूम से बाहर आती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। वो घूमते हुए अब तनिया के रूम के बाहर आ गई थी जहाँ पर वो उससे बात करने लगती है, लेकिन तभी वो उससे भी ओपन अप नहीं होती। इनफैक्ट वो किसी से भी बात नहीं करती थी। खैर अब इसी बीच वहाँ सिस्का आ जाती है और अलीसा के पूछने पर वो ये बताती है कि खुद भी प्रेग्नेंट होती है तो देखा जाएगा। थोड़ी देर के बाद में अलीसा गार्डन में अपनी प्ले की प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी वहाँ पर एडी आता है जो कि यहाँ पर अक्सर फ्लावर सप्लाई करने आया करता। वो अलीसा से थोड़ी बहुत बात करके सिस्का को फ्लावर्स देकर वहाँ से चला जाता है। खैर अब सिस्का फ्लावर्स लेकर एक रूम के अंदर चली जाती है जिसके पीछे तनिया भी जाने लगती है, लेकिन तभी एंटोन उसको रोक लेता है और ये बोलता है कि वो इस रूम के अंदर कभी भी ना जाए क्योंकि ये रूम अच्छा नहीं था। थोड़ी देर के बाद में हम अलीसा को देखते हैं जो कि अपने रूम में प्ले की फिर से प्रैक्टिस कर रही थी, जिसे सभी नीचे डिनर के लिए बुलाते हैं और वो जाने लगती है कि तभी विंडो के पास तनिया को वो नोटिस करती है जो कि बाहर देख रही थी। तो वो उसके पास जाती है और खिड़की के बाहर देखती है तो उसे भी ग्लास रिफ्लेक्शन के अंदर वही फीमेल स्पिरिट दिखाई देती है, जिससे कि वो थोड़ी डर गई थी, लेकिन वो उसको अपना वहम मानकर तनिया को वहां से लेकर निकल जाती है। खैर अब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं जहाँ पर बातों ही बातों में अलीसा एंटोन से ये कहती है कि उसने एक समय पर घर छोड़ दिया था और जब वो वापस आया तो इतना सब कुछ कमा चुका था और उसने आज तक जो जो सैक्रिफाइसेस किए हैं उसके फल से ही उसको सफलता मिली है। इस पर सिस्का भी कहती है कि हाँ उसने बलिदान तो दिए हैं जिसके चलते ही ये सब कुछ आया है, लेकिन यहाँ पर ही जो बात थी ना वो काफी वियर्ड सी थी। इनके जो एक्सप्रेशंस थे ना वो काफी ज्यादा अजीब से थे। खैर अब अलीसा अपने रूम में आती है जहाँ पर उसे कुछ हलचल मिलती है, कुछ अजीब सी प्रेजेंस फील होती है और एक काला साया दीवार पर लगी हुई पेंटिंग के अंदर घुस जाता है और वो पेंटिंग जिंदा होकर उसे हॉन्ट करने लगती है, जो कि हमने नन 2 मूवी
मूवी के अंदर भी देख रखा है, इनफैक्ट कॉन्जरिंग के अंदर भी, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन तभी अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो गया था, तो उसको ये चीज भी अपना वहम लगती है। खैर अब तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर जाती है तो तनिया विंडो पर खड़ी हुई थी और वो लोरी गा रही थी, जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग के अंदर उस लेडी को गाते हुए सुना था। अब अगले दिन अलीसा थिएटर के लिए निकल जाती है, जो कि मेड को फ्लावर्स बोल के साथ देखती है और पूछने पर मेड बताती है कि सिस्का हर 3 दिन पर ये फ्लावर्स चेंज करवाती है और ये फ्लावर्स असल में मंगोलिया फ्लावर्स थे। खैर अब अलीसा थिएटर आकर अपने प्ले की प्रैक्टिस में लग जाती है और फ्री होकर रेस्ट रूम में जाती है, जहाँ पर उसको वही फीमेल साया घूमता हुआ नजर आता है, जो कि उसने अपने घर पर भी देखा था। अब वो इससे थोड़ी डर जाती है और बाहर निकल जाती है, जिसको एडी मिलता है, जो कि समझ गया था कि वो परेशान है, तो वो उसे थोड़ा सा लाइट अप करता है। खैर अब अलीसा जो होती है वो एडी से मैग्नोलिया फ्लावर्स के बारे में बात करती है, तो वो बताता है कि ये फ्लावर्स जो हैं वो अक्सर रिचुअल्स के अंदर स्पिरिट्स को समन करने में, यहाँ तक कि डेविल तक को बुलाने में इस्तेमाल होते हैं। वो आगे कहता है कि अमीर लोग अक्सर ये सब करते हैं और सबसे वियर्ड बात यह है कि उनके घर में जो एंटोन है वो किसी से भी उस लड़की को यानी कि तनिया को बात करने नहीं देता, जिस पर अलीसा ये कहती है कि वो उसको बहुत चाहते हैं, जिसके चलते वो किसी से भी उसे बात करने नहीं देता है। खैर अब अलीसा घर पर वापस आती है, जो कि तनिया को कुछ ड्रॉ करता देखती है और पूछने पर वो कहती है कि वो अपनी माँ को ड्रॉ कर रही है, लेकिन अलीसा देखती है कि ड्राइंग में उन दोनों के पीछे एक काला साया खड़ा हुआ था, जिस पर तनिया कहती है कि वो एक बुरा आदमी है। अब तभी मेड जो होती है वो अलीसा को एक लेटर देती है, जो कि किसी मिस्टीरियस आदमी ने दिया था, जिस पर लिखा था कि अगर जान प्यारी है तो वो इस घर और इस बच्ची तनिया से बहुत दूर भाग जाए। जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और वो गेट पर देखती है तो उसे वो आदमी नहीं मिलता। खैर अब तक आकर एंटोन तनिया को ले जाता है और जब वो सो रही होती है तो उसे कोई चीज बार बार हॉन्ट कर रही होती है और तभी हम उस ड्राइंग के अंदर बने ईविल फिगर की आंखों को लाल चमकता हुआ देखते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद हम मेड को काम करते हुए नोटिस करते हैं, जिसे तनिया की आवाज आती है, जो कि उसको बुला रही थी। वो उस रूम में जाती है तो तनिया बेसुध सी हालत में दीवार पर कुछ लिख रही होती है, जिसे मेड यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन तब तक कोई इनविजिबल शक्ति उसके ऊपर हमला कर देती है और तनिया भी होश में आ जाती है, जो कि जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। खैर अब अलीसा जो होती है वो उस रूम के अंदर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे डरी हुई तनिया मिलती है, जिसके हाथ का घाव थोड़ा और बढ़ गया था और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, तो रूम के अंदर चली जाती है। अब अलीसा उस रूम के अंदर पहुंचने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही हम किसी आदमी को मेड की बॉडी के पास खड़ा देखते हैं, जो कि वहां से निकल जाता है और भागते हुए अलीसा उसको देख लेती है। अब अगले सीन में एंटोन सिस्का से कहता है कि वो मेड के घर पर कुछ पैसे भेजकर बता देगा कि ये एक हादसा था, जिस पर अलीसा कहती है कि ये हादसा नहीं है, उसने किसी आदमी को वहां पर देखा था, लेकिन वो कहता है कि उसके पास इसका कोई सबूत नहीं है और वो चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहता, वो पैसे देकर मामले को ठंडा करना चाहता था। खैर रात को अलीसा अपने रूम में सोने चली जाती है, जिसे कोई अजीब सी आवाज हॉन्ट कर रही थी और जब वो जागती है तो उसी लेडी की स्पिरिट को देखती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन अगले ही पल वो लेडी गायब हो जाती है। अब अगले दिन अलीसा का प्ले होता है, जिसे देखने सब आए हुए थे और प्ले में किसी आदमी को अच्छी फॉर्च्यून के लिए अपनी ही बेटी की बलि देनी थी और इस एक्ट के अंदर माँ को अपनी बेटी को बचाना था, जिसका रोल अलीसा कर रही थी। यानी कि ये सारा एक्ट हो रहा था, लेकिन अल्टीमेटली ये हमको काफी कुछ बताता है। अब तभी हम उस मिस्टीरियस व्यक्ति को भी देख पाते हैं और तनिया प्ले देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है कि तभी अचानक से वो फादर प्ले करने वाला आदमी दूर कहीं गिर जाता है और अचानक से लाइट चली जाती है। सब जगह भगदड़ मच गई थी और तनिया गायब थी, जो कि सबको बाहर बैठी हुई रोती हुई मिलती है। सभी लोग घर आ चुके थे और एंटोन सिस्का से कहता है कि कब तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, जिस पर वो कहती है कि उन्हें थोड़ा सब्र रखना होगा और ये थोड़ी बहुत बात अलीसा सुन लेती है, जो कि काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर मांजरा है क्या। खैर अगले दिन वो एडी को बुलाती है और उसके साथ रत्ना से मिलने जाती है। खैर अब वो रत्ना से तनिया और उसके परिवार के बारे में पूछती है, तब जाकर वो उसके परिवार का फोटो दिखाती है, जिसके अंदर उसके माता पिता मौजूद थे। रत्ना बताती है कि 3 साल पहले तनिया की माँ लास्त्री खून से लथपथ उसके दरवाजे पे आई थी और उससे मिन्नत करने लगी कि वो तनिया का ख्याल रखे, जिसके बाद वो खत्म हो गई और खत्म होने से पहले वो तनिया को गोद में रखकर वही लोरी गा रही थी, जो कि शुरुआत में हमने सुनी, या फिर हमने बाद में तनिया को भी कई सीन्स के अंदर उस लोरी को गाते हुए सुना था। खैर वो आगे कहती है कि तनिया एक अकेली बच्ची है, जो कि किसी से बात नहीं करती थी, किसी से मिलती नहीं थी और उसको मैग्नोलिया फ्लावर्स खाने की एक अजीब सी आदत है। अब उस दिन एंटोन वहां पर आया और पता नहीं उसे क्या हुआ, वो पिघल गई और उनके साथ चली भी गई। वो आगे कहती है कि उसे लगता है कि तनिया कोई बोझ ढो रही है, जिसके बारे में वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहती और उसके अंदर कुछ तो है जिसको लेकर वो श्योर नहीं है, लेकिन उसे ये गोस्ट या फिर सुपर नेचुरल फोर्स से जुड़ा हुआ लग रहा था। अब यहाँ पर हम तनिया को देखते हैं, जो कि उस बंद रूम के अंदर जाने लगती है, जहाँ पर
जाने से एंटोन ने उसको मना किया था और अभी भी वो उसको रोककर अपने रूम में ले जाकर थोड़ा सा गुस्सा करता है। तो हम देखते हैं कि तनिया अब गुस्से में आ गई थी और हवा में वो उड़ने लगती है कि तभी वहां पर हलचल शुरू हो गई थी, जिसके अंदर एंटोन के सर पर झूमर गिर जाता है और वो वहीं पर ऑन द स्पॉट अपना दम तोड़ देता है। अब अगले दिन एंटोन का फ्यूनरल रखा जाता है, जहाँ पर अलीसा उसी मिस्टीरियस व्यक्ति को देखती है जिसका नाम तोरो होता है। वो उससे पूछती है कि वो है कौन और वो क्या करना चाहता है, जिस पर वो बताता है कि वो ये सब रोकना चाहता था और वो लास्त्री का भाई है। वो द रेड डेविल के लिए मार्क्ड हो रखी है, जिसके कल्ट का मेंबर उसका पिता था, और जब वो उसे मारकर डेविल को आजाद करने वाला था तब लास्त्री ने उसे जान से मारकर तनिया को बचा लिया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जब वो एक्ट हो रहा था तो तनिया क्यों उसको देखकर बहुत डर गई थी। वो अजीब सा फील कर रही थी क्योंकि उसके साथ भी सेम चीज हुई थी। उसके पिता उसे डेविल को सेक्रीफाइस करने वाले थे, वो ऑलरेडी मार्क्ड हो रखी थी, लेकिन अल्टीमेटली उसकी माँ लास्त्री ने उसको बचा लिया। नाउ यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा था, ये सारी की सारी सुपरनैचुरल घटनाएं क्यों घट रही थी। तोरो बताता है कि डेविल अभी भी तनिया के शरीर के अंदर है और वो सील को ओपन कर सकता है अगर कोई उसके आगे पीका बू बोले तो, और ऐसा मेड ने कर भी दिया था। अब तनिया के बर्थडे वाले दिन उसका सैक्रिफाइस करा जाएगा, जिसमें द रेड डेविल जन्म लेकर बाहर आएगा और उसके वर्शिपर्स अगले 7 जनरेशंस के लिए उसके स्लेव्स बन जाएंगे। उन्हें ये सैक्रिफाइस, ये रिचुअल रोकना होगा और तनिया को वो मैग्नोलिया फ्लावर्स खाने से भी रोकना है, जिससे डेविल शांत रहेगा। और यहाँ पर वो एक टैटू भी दिखाता है जो कि सभी कल्ट मेंबर्स के ऊपर बना हुआ है। अब सिस्का वहाँ पर आने लगती है तो तोरो भाग जाता है, लेकिन जाते जाते अलीसा को कोई पेपर चिट देकर जाता है। अब अलीसा और सिस्का घर आ जाती हैं, जहाँ पर अलीसा कहती है कि तनिया के साथ कुछ तो गलत जरूर है, लेकिन सिस्का उसकी कोई बात नहीं सुनती। हम तोरो को देखते हैं जो कि तनिया की वुडू डॉल से उसको खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तनिया की इविल फोर्स आकर उसको भी खत्म कर देती है। यहाँ पर सिस्का और अलीसा तनिया को संभालती हैं कि तभी अलीसा की नजर सिस्का की गर्दन पर पड़ती है, जिस पर वही द रेड डेविल कल्ट सिंबल बना हुआ था, यानी कि वो भी इसी कल्ट की मेंबर थी। इनफैक्ट एंटोन भी उसी कल्ट का मेंबर था। और अब आपको समझ में आया होगा कि उसने क्या बलिदान दिए थे, यानी कि वो वाकई में सैक्रिफाइसेस किया करता था, जिसके चलते ही उसके पास इतनी दौलत शोहरत आ गई थी। खैर अब वो अपने रूम में आ जाती है, जिसे टेबल पर हेल्प तनिया लिखा हुआ मिलता है और वो समझ जाती है कि ये लास्त्री ने लिखा है, जो कि तनिया को बचाने उससे हेल्प मांग रही है। यानी कि हम समझ पाते हैं कि लास्त्री की स्पिरिट जो थी वो अब तक तनिया को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो जानती थी कि उसकी बेटी बहुत ज्यादा खतरे में है, जिसके चलते मरने के बाद भी उसकी स्पिरिट वापस आई। खैर अब तक तनिया भी वहां पर आकर उससे हेल्प मांगती है, लेकिन सिस्का उसे वहां से ले जाती है क्योंकि वही उसका सैक्रिफाइस करना चाहती थी। अलीसा अब एडी को कॉल करके बुला लेती है और बताती है कि सिस्का कल्ट मेंबर है जो कि तनिया को मारना चाहती है, और वो उसे वहीं पर छोड़कर तोरो के घर जाती है, जहां पर उसे कल्ट की किताब से पता चलता है कि फ्राइडे के दिन और डेट वाली फुल मून नाइट पर, यानी कि क्लिवॉन फ्राइडे पर तनिया का सैक्रिफाइस होगा, और इत्तेफाक से आज वही दिन था। अब इसी बीच हम एडी को देखते हैं जिसको सिस्का खत्म कर देती है और तनिया को सैक्रिफाइस के लिए ले जाने लगती है। वो उसको उसी सीक्रेट रूम में लेकर जाती है और रिचुअल शुरू करके प्रेयर्स करने लगती है। मीनवाइल अलीसा भी अब तक घर आ चुकी थी, जिसे लास्त्री की स्पिरिट यहाँ का रास्ता दिखा रही थी, और वो इस रूम के अंदर आकर सिस्का को रोकने की कोशिश करती है। खैर अब वो सिस्का से लड़ने लगती है, लेकिन तभी तनिया का ईविल जाग उठता है जो कि सिस्का को ही खत्म कर डालता है। या फिर ये भी हो सकता है कि इतने टाइम से एक वेसल होने की वजह से उसके अंदर शक्तियां थी, जिसके चलते उसने ईविलनेस को खत्म कर दिया, यानी कि यहाँ पर सिस्का को। खैर अब वो गुस्से में आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अलीसा उसको पकड़कर वही लोरी गाने लगती है, जिससे कि वो शांत हो जाती है। और अब तक डेविल उसकी बॉडी को भी छोड़ देता है क्योंकि ये रिचुअल कंप्लीट नहीं हुआ था, यानी कि 7 साल का होने के बाद ये रिचुअल कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन जब रिचुअल कंप्लीट नहीं हुआ तो ये वेसल अब उसके काम का नहीं था। खैर मूवी के एंडिंग सीन में हम एक कपल को देख पाते हैं जिनकी बेटी को मैग्नोलिया फ्लावर्स खाने की आदत है, मतलब कि अब ये लड़की द रेड डेविल के लिए मार्क्ड कर दी गई है, और अब उस घर के अंदर रखी हुई फोटो भी जिंदा होकर ये सबूत दे देती है कि अब यहाँ पर भी ये ईविल बस चुका है और अब इस बच्ची का सैक्रिफाइस होगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कैम्बांग कैंथल फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इस मूवी के अंदर जो डेविल होता है, यानी कि द रेड डीमन जो है, वो बच्चियों के अंदर से बाहर आना चाहता था, उनको एक वेसल बनाना चाहता था, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर वो बच गई, यानी कि तनिया बच गई थी। लेकिन हो सकता है कि कोई दूसरी बच्ची इतनी लकी ना हो, जो कि हमको एंडिंग में दिखाया भी गया था। वो कपल टेरेस पे होता है, वहां पर वो लोग भी पैसे के लिए, दौलत शोहरत के लिए उस बच्ची का सैक्रिफाइस देना चाहते थे। ऑब्वियस सी बात है, कल्ट के मेंबर्स एक दो नहीं होंगे, ढेर सारे ऐसे कल्ट के मेंबर्स हो सकते हैं। यानी कि जो एडी था वो शुरुआत से जानता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन उसका धंधा फ्लावर्स बेचने का था, तो उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं था कि लोग उसका क्या करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को अपना घर चलाना होता है। सो जो लास्त्री का हस्बैंड था, उसने शुरुआत से ही अपनी बच्ची को सैक्रिफाइस करना चाहा, लेकिन लास्त्री ने अपनी बच्ची को बचा लिया था। इनफैक्ट जो स्पिरिट थी वो भी उसकी हेल्प कर रही थी स्टार्टिंग से ही।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए